नमस्कार साथियों, प्रिय स्टूडेंटों और मेरे सभी बड़े भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पॉलिटी बाय पवन सारस्वत, मैथ्स बाय विपिन सर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हमने कल तक पिछली वीडियो में पढ़ा था, हम भारतीय संविधान और उसका संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे और संवैधानिक जो विकास था उस संवैधानिक विकास में हमने कल तक पढ़ा था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था इसमें मैंने बताया था कि पहली बार वायसराय को, यानी भारत में अगर पूछा जाए कि वायसराय का जो पद था वो कब शुरू किया गया था, तो मित्रों वायसराय का पद भारत में 1858 ईस्वी में शुरू किया गया, यानी 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत वायसराय का पद शुरू हुआ। और 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति थी वो वायसराय को पहली बार किस अधिनियम के तहत दी गई, तो आंसर होगा मित्रों 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो वायसराय का पद शुरू हुआ और वायसराय को 1861 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अब वायसराय का जो अध्यादेश जारी होता था वो कितने माह तक मान्य होता था, यानी कि 6 माह तक जारी रहता था, 6 माह तक मान्य रहता था। 1861 का जो अधिनियम था और बताया था मैंने, इसी अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। तो बम्बई, मद्रास, कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब होती है? 1862 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखिए, अगर यहाँ इस तरीका से प्रश्न भी आ सकता है कि सबसे प्राचीनतम उच्च न्यायालय कौन कौन से हो गए, यानी कि हाई कोर्ट सबसे पुराने कौन से हैं, तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, ये तीनों उच्च न्यायालय सबसे प्राचीनतम उच्च न्यायालय हैं। अब 1861 के अधिनियम के तहत और भी क्या प्रावधान थे, तो भारत में डिपार्टमेंटली सिस्टम, यानी कि विभागीय शासन प्रणाली, विभागीय शासन प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी वो किस अधिनियम के तहत की गई? 1861 के अधिनियम के तहत की गई थी। अब विभागीय शासन प्रणाली के साथ मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत भी किस अधिनियम के तहत होती है? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। अब 1861 का जो अधिनियम था उस अधिनियम के पश्चात अगला अपना पॉइंट आता है, वो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब देखिए 1861 और उसके बाद में आता है अपना 1892 का भारत परिषद अधिनियम। का भारत परिषद अधिनियम। अभी मैंने आपको बताया 1858 वायसराय का पद शुरू हुआ। 1858 में वायसराय को फांसी की सजा माफ करने का अधिकार दिया गया। 1861 में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अगला अधिनियम आया अपना 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को, पहली बार भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की छूट दे दी गई। यानी कि 1892 से पहले प्रश्न आया बजट पर बहस, यानी कि बजट की शुरुआत कब हो जाती है? 1858 में। तो बजट पर बहस करने की शुरुआत जो की गई थी, पहली बार भारतीयों को जो अधिकार दिया गया था, उस बजट पर बहस करने की जो छूट दी गई थी वो किस अधिनियम के तहत दी गई? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और इसी के तहत भारत में अंशतः संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत भी किस अधिनियम के तहत मानी जाती है? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत अंशतः संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई। स्थानीय स्वशासन का भी उद्भव इसी अधिनियम के तहत माना जाता है। अब 1892 का अधिनियम के पश्चात अगला आता है अपना टॉपिक, और वो आता है 1909 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। 1909 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम और उसके पश्चात मित्रों आता है 1909 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। लेकिन 1909 का जो मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम था, इस अधिनियम से पहले कुछ घटना चक्र भी और हो जाता है, जैसे कि 1905 में होता है बंगाल विभाजन। 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन।
अब यहां से कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बंगाल विभाजन कब होता है, 1905 में। दूसरा प्रश्न मांगता है बंगाल का विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। अब मित्रों ऐसा क्या कारण रहा था कि बंगाल का विभाजन किया गया था, तो इसके कारण अनेक कारण बताए जाते हैं। मुख्य रूप से कारण था कि बंगाल जो था, पहला कारण कि बंगाल एक बड़ा प्रांत था। बंगाल कैसा प्रांत था, एक बड़ा प्रांत था और अंग्रेज उस पर सुव्यवस्थित ढंग से शासन का संचालन नहीं कर पा रहे थे। इस कारण अंग्रेजों ने अपनी योजनाओं के तहत बंगाल विभाजन किया। यानी अंग्रेजों ने भारतीय जो जन आंदोलनकारी थे, राष्ट्रीय आंदोलनकारी जो थे, उनको बताया कि भाई बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और इस पर हम अच्छे ढंग से शासन नहीं चला पा रहे, और यदि इसका विभाजन कर दिया जाएगा तो एक सुव्यवस्थित ढंग से अच्छे तरीका से शासन का संचालन किया जाएगा। इस कारण बंगाल विभाजन किया। लेकिन मुख्य जो कारण बताया जाता है कि बंगाल जो था वो बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु, बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और अंग्रेज इसी राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना चाहते थे। इसी कारण बंगाल का विभाजन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। अब देखिए बंगाल विभाजन हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का शोक दिवस मनाया गया। तो बंगाल का जो शोक दिवस था वो शोक दिवस कब मनाया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बंगाल का शोक दिवस कब मनाया गया। मित्रों यहीं से अभी यूपी टेट के एग्जाम में पूछा था कि बंगाल में राखी दिवस कब मनाया गया था, तो शोक दिवस या राखी दिवस जो था वो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। तो राखी दिवस या शोक दिवस क्यों कहा गया था, कि शोक तो इस बात था कि बंगाल जो था इसका विभाजन कर दिया गया। बंगाल का विभाजन दो प्रांतों में कर दिया गया था, एक तो पूर्वी बंगाल और एक पश्चिम बंगाल। तो बंगाल का विभाजन दो प्रांतों में हो गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल जिसे हम वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो पूर्वी बंगाल जो था मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, पश्चिम बंगाल जो था हिंदू बाहुल क्षेत्र था। और अंग्रेजों की नीति थी कि किसी येन केन प्रकार हिंदू मुसलमानों में आपस में झगड़ा कराया जाए और बंगाल का विभाजन हो जाएगा। तो इसलिए बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था, क्योंकि जन आंदोलन जो भी उठ रहे थे, आजादी के लिए जो भी संघर्ष हो रहा था, वो सारा संघर्ष कहां से चल रहा था, बंगाल से। अंग्रेजों ने इसी संघर्ष को, इसी योजनाओं को समाप्त करने के लिए बंगाल विभाजन किया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाया गया। शोक तो इस बात का कि बंगाल का विभाजन किया गया और भारतीय जो जनमानस था, राष्ट्रीय आंदोलनकारी जो थे, उन राष्ट्रीय आंदोलनकारियों ने एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी। इस कारण शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। अब 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है। उसके पश्चात मित्रों 1906 में वायसराय कर्जन के स्थान पर भारत का वायसराय किसको बनाया जाता है, मिंटो को। किसको बनाया गया, मिंटो को। तो 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन के कितने कारण बताए जाते हैं, अनेक कारण थे, लेकिन मुख्य रूप से हम देखते हैं कि पहला कारण बंगाल एक कैसा प्रांत था, बड़ा प्रांत था। दूसरा कारण क्या था, बंगाल किसका केंद्र बिंदु था, राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। और मित्रों अंग्रेज इसी राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना चाहते थे। इस कारण अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें कि बंगाल का शोक दिवस, राखी दिवस कब मनाया गया, 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल कितने प्रांतों में विभाजित हो गया, दो प्रांतों में। नंबर 1 पूर्वी बंगाल, नंबर 2 पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल जिसे वर्तमान में आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अब 1906 में कर्जन के स्थान पर वायसराय किसको बना दिया गया, मिंटो को। किसको बना दिया गया था, मिंटो को। अब 1906 में वायसराय कर्जन के स्थान पर मिंटो आ जाता है और 1906 में ही मित्रों मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना हो गई, मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सर आगा खां के नेतृत्व में, सर आगा खां के नेतृत्व में ढाका के नवाब सलीम मुल्लाह द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, सलीम मुल्लाह द्वारा
किसके नेतृत्व में? सर आगा खां के नेतृत्व में। कब की गई? 1906 में। अब मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी उसका मित्रों उद्देश्य क्या था, कि क्या आवश्यकताएं पड़ी ऐसी कि मुस्लिम लीग की एक अलग से पार्टी बन गई? तो उसके पीछे उद्देश्य था मित्रों कि मुसलमानों का ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी को निभाना था, इसलिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना के पश्चात मित्रों 1907 में हो जाता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हो गया? सूरत अधिवेशन। सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन था ये, कई बार एग्जामों में आ चुका है कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। अब सूरत जो अधिवेशन था, इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बट गई। कितने गुटों में बट गई कांग्रेस? दो गुटों में। अब 1907 सूरत अधिवेशन जो था उसमें कांग्रेस दो गुटों में बट गई, यानी कि एक तो उदारवादी और दूसरा मित्रों उग्रवादी। उदारवादी को हम कहते थे नरम दल और उग्रवादी को कहते थे हम गरम दल। तो जैसे ही कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है 1907 में, और कांग्रेस में फूट डल गई और कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, उदारवादी और उग्रवादी, नरम दल और गरम दल। उदारवादी नेता कौन था? रासबिहारी बोस, इसको सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। और उग्रवादी नेता कौन थे? लाल, पाल और बाल थे। लाल, पाल और बाल। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक। और भी अन्य क्रांतिकारी नेता थे, लेकिन उग्रवादी मुख्य रूप से जो नाम लेता है, गरम दल के जो मुख्य नेता थे वो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक। अब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हो गया, कांग्रेस दो गुटों में बट गई, उदारवादी और उग्रवादी। यानी कि पहले कारण अंग्रेजों की नीतियां जो बदलती जा रही थी, पहले बंगाल विभाजन कर दिया, हिंदू मुसलमान आपसी झगड़ा पे बेमनस पैदा करवा दिया उन्होंने। 1906 में फिर अलग से मुस्लिम पार्टी बन गई जिसका नाम था मुस्लिम लीग। अब 1907 में फिर कांग्रेस जो एक अपना संगठन था, वो कांग्रेस जो अपना संगठन था राष्ट्रीय आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, उसी संगठन में आपस में फूट डल गई और संगठन दो गुटों में बट गया, उदारवादी और उग्रवादी। अब उदारवादी नेता जो था रासबिहारी बोस था, और इसी को 1907 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का मित्रों अध्यक्ष बनाया गया। अब 1907 सूरत अधिवेशन के पश्चात फिर अगला होता है 1908 में। 1908 में मित्रों मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन होता है। किसका अधिवेशन हुआ है? ये कांग्रेस का अधिवेशन नहीं था, ये मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन होता है। और अमृतसर अधिवेशन जो था, इस अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन की मांग कर डाली। किसकी मांग कर दी थी? मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन की मांग कर दी कि हमें हमारा पृथक से निर्वाचन होना चाहिए। तो मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन की मांग कब की? 1908 में की थी। अब मुसलमानों ने अपनी अलग से पार्टी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हो जाती है? तो वो स्थापना हो जाती है 1906 में। 1907 में कांग्रेस कितने गुटों में बट गई? दो गुटों में बट गई। उसके पश्चात 1908 में मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन होता है? 1908 में अमृतसर अधिवेशन होता है। और इस अमृतसर अधिवेशन में कांग्रेस कितने गुटों में बट गई थी? अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन की मांग कर डाली। अब जैसे मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन की मांग कर डाली, तो मैं आपको पूर्व में बता चुका था कि 1906 में करजन के स्थान पर वायसराय कौन आ गया? मिंटो आ गया। तो ये सारा जो घटना चक्र हो रहा था वो किसके नेतृत्व में हो रहा था? मिंटो के नेतृत्व में। उसके पश्चात मित्रों अपना आ जाता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब ये जो अधिनियम था, ये मैंने घटना चक्र इसीलिए बताया था कि आपके सारा सिस्टम जो है वो एक विधिवत ढंग से समझ में आ जाए कि कौन कौन सा घटना चक्र जो था वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान हुआ था। तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सबसे महत्वपूर्ण बात कि 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था, इस अधिनियम के समय भारत सचिव तो कौन था? जॉन मार्ले था। भारत सचिव कौन था? जॉन मार्ले। और भारत का जो वायसराय था वो वायसराय कौन था मित्रों? मिंटो था। तो इन्हीं दोनों के नाम पर इस अधिनियम को क्या नाम दिया गया? तो वो अधिनियम को नाम दिया गया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इन दोनों के नाम पर पड़ा था। उस समय भारत सचिव थे जॉन मार्ले और वायसराय था मित्रों मिंटो। दोनों के नाम पर अधिनियम को क्या नाम दिया गया? मार्ले मिंटो सुधार
सुधार अधिनियम नाम दिया गया था। अब देखिए ये जो अधिनियम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं रही थी? तो पहली बार जो 1909 का अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की शुरुआत कर दी। किसकी शुरुआत कर दी थी मुसलमानों को? तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की शुरुआत मित्रों किस अधिनियम के तहत होती है? तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की शुरुआत 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत की गई। क्योंकि मैं आपको पूर्व में अभी बताया कि 1908 में मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन होता है? अमृतसर अधिवेशन हुआ, और उसमें मुसलमानों ने क्या मांग रखी कि हमारा क्या होना चाहिए? पृथक से निर्वाचन होना चाहिए। इसलिए मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई? तो अधिनियम था मित्रों 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब मित्रों जैसे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की शुरुआत कर दी गई थी, तो ये जो भारत में कौन सी निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। कौन सी निर्वाचन प्रणाली? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी किस अधिनियम के तहत मानी गई है? तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, यानी कम्युनिटी इलेक्शन सिस्टम जो लागू किया गया था वो किस अधिनियम के तहत किया गया? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली था, इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है? वायसराय मिंटो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वायसराय मिंटो को। किस निर्वाचन प्रणाली का? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का। तो मिंटो ने मार्ले से कहा था इस निर्वाचन प्रणाली के बारे में कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? नाग के दांत बो रहे हैं। इसका फल आगे चलकर भीषण होगा। ये बात किसने कही थी मित्रों? मिंटो ने किससे कहा? मार्ले से। क्योंकि मार्ले उस समय क्या था? भारत सचिव था, और मिंटो कौन था उस समय? वायसराय। इन दोनों की मिली भगत से मुसलमानों को क्या शुरू कर दिया? पृथक निर्वाचन की शुरुआत कर दी। अब जैसे पृथक निर्वाचन की शुरुआत हो जाती है तो भारत में कौन सी निर्वाचन प्रणाली शुरू हो गई? कम्युनिटी इलेक्शन सिस्टम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जिसका जनक किसको कहा जाता है मित्रों? मिंटो को कहा जाता है। अब मिंटो अपने वक्तव्य जो थे, कथन जो था, किससे कह रहा था? मार्ले से, कि हम क्या कर रहे हैं? हम नाग के दांत बो रहे हैं। इसका फल आगे चलकर भीषण होगा। इसका फल आगे चलकर भीषण होगा, अर्थात हम नाग के दांत बो रहे हैं। मित्रों इससे ऐसे क्या लिया गया था कि हमने क्या कर दिया है? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की शुरुआत कर दी है, और इसका फल आगे चलकर भीषण क्या होगा? तो इसका फल आगे चलकर के भीषण यही हुआ था। यही निर्वाचन प्रणाली आगे चलकर के भारत विभाजन में सहायक सिद्ध हुई थी। यानी इसी निर्वाचन प्रणाली के तहत 15 अगस्त 1947 को क्या किया गया था? भारत का विभाजन किया गया था। हो सकता था 1909 के अधिनियम के तहत अगर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की शुरुआत नहीं की जाती तो 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन नहीं हो सकता था, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन मांग जो थी, विभाजन वाली जो मांग थी, उसका उग्र रूप होता चला गया, और इसी कारण 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। तो भारत विभाजन में कौन सी निर्वाचन प्रणाली सहायक सिद्ध बताई गई है मित्रों? तो आंसर होगा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जिसका जनक किसको कहा गया? मिंटो को कहा जाता है। मिंटो ने मार्ले से क्या कहा? हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल आगे चल करके भीषण होगा। अब मित्रों और उस अधिनियम की क्या विशेषताएं रही थी? तो इस अधिनियम के तहत पहली बार फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई अंग्रेजों ने? फूट डालो और राज करो की नीति किस अधिनियम के तहत शुरू की गई थी? तो फूट डालो राज करो की नीति किस अधिनियम के तहत शुरू हो जाती है? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत शुरू की जाती है। और भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम जो था, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत
तहत होती है? 1909 के अधिनियम के तहत शुरू हो जाती है। और अगर यही थोड़ा सा पूछ लिया जाए कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन प्रणाली थी, इनडायरेक्ट जो इलेक्शन सिस्टम था, वो किस अधिनियम के तहत? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली इट मींस डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम जो था वो किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत इसकी शुरुआत की गई। फूट डालो राज करो की नीति अपना दी, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी पृथक निर्वाचन जो था उसकी शुरुआत कर दी गई। अब ये जो अधिनियम था और इसकी क्या विशेषता थी? तो इसी अधिनियम के तहत पहली बार, इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद थी, वर्किंग जो कमेटी काउंसिल थी, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें सदस्य बनाया गया था। तो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद का सदस्य जो बनाया गया था पहली बार भारतीयों को, वो पहली बार की जो था किस अधिनियम के तहत? 1909 के अधिनियम के तहत। किसको बनाया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये मित्रों कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पहला विधि सदस्य कौन बना था? तो पहला विधि सदस्य कौन बना? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बना था। किस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया था? ये 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये थी अपनी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की विशेषता। अब मित्रों इसमें 1909 का जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो है इसमें ये वही है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, उसके अलावा फूट डालो राज करो की नीति, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, उसके अलावा पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया और पहला विधि सदस्य कौन बना? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। किस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया? 1909 के अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था। 1909 के अधिनियम के पश्चात अगला आता है अपना 1919 का भारत परिषद अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। हाँ तो मित्रों आज अपना 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पूरा होता है। इसके पश्चात अगला नेक्स्ट वीडियो में 1919 का भारत परिषद अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम हम आपको पढ़ाएंगे। और मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो हम लोग आप लोगों को प्रदान कर सकें। और भी हमारी जो टीम है वो दिन प्रतिदिन निरंतर कार्यरत है और आपको अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण सामग्री हैं वो आपको उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।